नमस्कार सभी को, चैनल पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है जीवनी साहित्य विधा पर। अब जीवनी साहित्य विधा के बारे में वैसे तो आप सबने सुना होगा, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, साथ ही साथ कौन कौन से प्रमुख जीवनीकार हिंदी साहित्य जगत में आते हैं जिनका नाम उल्लिखित है, और जीवनी साहित्य विधा की क्या क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसके संदर्भ में जितनी भी बातें हो सकती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, वो इस वीडियो में उन पर चर्चा की जाएगी। तो मैं बिंदुवत तरीके से आपको चीज़ें समझाती चलूँगी, आप नोट डाउन करते चलिएगा और बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कथेतर गद्य साहित्य पेपर से संबंधित, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप YouTube पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए तो आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। तो बिना समय ज़ाया किए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है जीवनी साहित्य विधा। जीवनी के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जा सकता है जीवन व्रत, यानी जीवन व्रत। अब आप ऐसे समझिए, जीवन व्रत जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जीवन और दूसरा व्रत, यानी जो जीवन में एक व्रत की भांति जो अनुभव व्यक्ति को महसूस होते हैं या फिर जो घटनाएं घटती हैं उन सब का जो लेखा जोखा है कोई दूसरा व्यक्ति अगर करता है वो कहलाता है जीवनी, यानी जीवन पर आधारित साहित्यिक विधा या जीवन पर आधारित रचना जीवनी साहित्य कहलाती है। जीवनी साहित्य को कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है और रखा जाता है। इसकी परिभाषा पर बात करें तो जीवनी साहित्य वह साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्तित्व के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन व्रत, जो कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ, कार्यकलाप, विचार, संघर्ष, सिद्धांत, योगदान और व्यक्तिगत विशेषताओं का सजीव, तथ्यपूर्ण और रोचक वर्णन किया जाता है। ये जो बातें आई हैं इसकी सजीव, तथ्यपूर्ण और रोचक वर्णन, ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी जीवनी की। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता बल्कि उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के, जिस पर जीवनी लिखी जा रही है, उसके व्यक्तित्व की, युग की, यानी जिस काल में वो रहा है, और समाज को भी पाठकों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो ये तो बात हो गई है जीवनी के मतलब क्या इसकी परिभाषा हो सकती है, आखिर जीवनी होती क्या है, इसकी जो कुछ मूल बातें होती हैं उन पर ऊपर से यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य जगत में प्रमुख जीवनीकार कौन हैं, जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए ताकि जब आप परीक्षा में इस पर टिप्पणी पर प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती हैं, तो परीक्षा में जब आप उत्तर लिखें तो आप इन चीज़ों को बताएं। तो इसमें बात आपको करनी चाहिए हिंदी साहित्य में प्रमुख जीवनीकार के रूप में मैं आपको कुछ नाम बता दे रही हूँ जिनको आप याद कर लीजिएगा, बाकी नोट डाउन करते चलिए, मैं बोलती जा रही हूँ। हिंदी साहित्य जगत में अगर बात करें तो आप सब ने रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले उन्हीं का नोट कर लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण शीर्षक से एक जीवनी लिखी है जो कि जयप्रकाश नारायण पर ही आधारित है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। दूसरी जीवनी की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा, हालांकि राहुल सांकृत्यायन जी ने 3 से 4 जीवनियां लिखी हैं, जिनमें से आप चाहें तो मैं चारों बता दे रही हूँ, आप चाहें तो चारों नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप जितनी याद करने में सक्षम है उतनी याद कर लीजिएगा। तो राहुल सांकृत्यायन ने स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन लोगों पर जीवनियां लिखी हैं और इनके टॉपिक्स भी, यानी इनके शीर्षक भी यही हैं। इसी शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई है, स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन। तो ये 3 नाम आप याद रखिए, इन तीनों जीवनियों को आप याद रखिएगा, तीनों ही राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई हैं। आगे बात करें तो आप अगला नाम याद रख सकते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री जी का, जिन्होंने 1881 में इसको हिंदी साहित्य जगत की पहली जीवनी भी मान ली जाती है, या यूँ कह लीजिए कि हिंदी साहित्य जगत में
जीवनी विधा की शुरुआत भी इसी जीवनी से कुछ विद्वान मानते हैं। 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री ने जीवनी लिखी थी दयानंद सरस्वती जी पर आधारित, जिसका शीर्षक था दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय से 1881 में यानी दयानंद दिग्विजय शीर्षक पर 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री ने जीवनी लिखी थी। तो यहाँ पर मैंने जीवनियों की चर्चा कर ली है। बाकी आपको जैनेन्द्र की भी आप चाहें तो जीवनी एक याद रख सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। अकाल पुरुष गांधी 1968 में प्रकाशित हुई थी। और अगर आप कुछ ऐसी जीवनियाँ याद रखना चाहते हैं जो याद करने की दृष्टि से आसान हो, तो उसमें आप याद कर सकते हैं प्रेमचंद जी पर आधारित एक जीवनी, जो कि उनके पुत्र ने ही लिखी थी, अमृत राय जी द्वारा लिखी गई जीवनी, जिसका नाम था या नाम है कलम का सिपाही। और प्रेमचंद की पत्नी द्वारा, शिवरानी देवी द्वारा भी प्रेमचंद पर एक जीवनी लिखी गई, जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। और सबसे आसान आपको अगर याद रखनी है तो वो आप याद रख सकते हैं रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई जीवनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित, निराला की साहित्य साधना। तो मैंने यहाँ पर आपको कई जीवनियाँ बता दी हैं और कई जीवनीकारों के नाम बता दिए हैं। आपको जो नाम याद रखने में आसानी हो आप उन्हें याद रख सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस में भी एक संकलित है आवारा मसीहा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर आधारित, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा 1974 में लिखी गई ये जीवनी। तो यहाँ पर मैंने कई जीवनियाँ बता दी हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो चाहें वो याद रख सकते हैं और परीक्षा में उत्तर लिखते समय इन्हें लिखकर जरूर आइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीवनी साहित्य की मुख्य विशेषताओं पर। तो जीवनी साहित्य की मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता आती है वस्तुनिष्ठता, यानी यहाँ पर जो चीजें हैं वो तथ्यों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन उसमें भावात्मकता होगी, रोचकता होगी। लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर कि जीवनी में तथ्यों का यथासंभव निष्पक्ष और प्रामाणिक विवरण होता है। निष्पक्ष इसलिए क्योंकि आप किसी के जीवन में घटित घटनाओं पर कोई पूरा मतलब एक ब्यौरा दे रहे हैं, तो उसमें प्रामाणिकता और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें भी वायस्ड या अनवायस्ड हो जाएंगे, यानी आप उसके सकारात्मक पहलुओं को ही रख देते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं, और दूसरी ओर अगर आप उस व्यक्ति से नफरत करते हैं तो उसके जीवन के नकारात्मक पक्षों को ही सामने रख देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको याद रखना चाहिए, एक जीवनीकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष होकर चीजों को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करे। आगे बढ़े तो दूसरा पॉइंट आता है कालक्रमिक प्रस्तुति, क्रोनोलॉजी, यानी एक काल क्रमानुसार चीजें चलनी चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जाता है। तो जाहिर सी बात है चीजें भी उसी क्रम से घटेंगी, घटनाएं भी उसी क्रम से आपको व्याख्यायित करनी चाहिए जीवनी में। जन्म, शिक्षा, संघर्ष, उपलब्धियां और मृत्यु तक इसी क्रम से, यानी एक क्रमागत तरीका जो है फॉलो करना चाहिए एक जीवनीकार को किसी भी जीवनी लेखन में। तीसरा पॉइंट बनता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण किसका होता है? जिस पर जीवनी लिखी जा रही है। तो जीवनी साहित्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को सामने लाना होता है, उसके विचार, भावनाएं, आदर्श और कमजोरियां तथा उसके जीवन संघर्षों को पाठक के समक्ष जीवनी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। चौथा पॉइंट आता है साहित्यिकता और भावनात्मकता, क्योंकि जीवनी जो है एक साहित्यिक विधा है, तो उसमें साहित्यिकता का पुट होना या साहित्यिकता का समाहार होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवनी केवल इतिहास नहीं होती, बल्कि साहित्यिक शैली में भावनात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है ताकि पाठक उससे जुड़ाव महसूस कर सके। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से ही जीवनी को रखा जाएगा तो पहली बात तो वो साहित्यिक विधा के रूप में गिनी ही नहीं जाएगी। अब जब साहित्य में शामिल किया गया है जीवनी को, तो उसमें भावनात्मकता का पुट आना बहुत जरूरी है, नहीं तो पाठक पढ़ते समय पाठक को चीजें बोझिल लगेंगी और थोपी हुई लगेंगी, तो वो अंत तक जीवनी नहीं पढ़ेगा और बीच में ही छोड़ देगा। तो भावनात्मकता का पक्ष बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी जीवनी के लेखन में। आगे बढ़े तो पांचवें बिंदु पर आते हैं प्रेरणा और शिक्षा। किसी भी जीवनी, यानी जाहिर सी बात है जब हम किसी के जीवन से परिचित होते हैं, आत्मकथा दोनों ही ऐसी विधाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। हम किसी दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होते हैं जो कि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका है, या फिर जिसके जीवन की कुछ संघर्ष रहे हैं, या फिर जीवन में जो कुछ उसकी घटनाएं घटी हैं जिनसे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और जीवनीकार या फिर
आत्मकथाकार खुद ये चाहता है कि उसके जीवन में जो गलतियां उसने की वो पाठक न दोहराए। तो जाहिर सी बात है प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत बनकर सामने आती है हिंदी साहित्य के कथेतर गद्य विधा की, या फिर कथेतर गद्य साहित्य की ये विधा। कौन सी? जीवनी। यहाँ पर नैतिकता, आदर्श और आत्मबल और कर्मशीलता की प्रेरणा देता है जीवनी साहित्य। आगे बढ़े तो बात करते हैं जीवनी साहित्य की विकास यात्रा पर। तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का विकास विभिन्न कालखंडों में सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ हुआ। यह विकास हम 3 प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण आता है प्रारंभिक काल, भक्ति काल। भक्ति काल का मैंने यहाँ पर जिक्र इसलिए किया है, आप सभी ने नावादास की भक्तमाल सो सुनी होगी, जिसमें उन्होंने तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास आदि जैसे जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं उस युग के, उनके जीवन के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा की है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जीवनी की ही श्रेणी में आ जाती है। हालांकि उतना परिष्कृत श्रेणी में तो नहीं गिनी जाएगी, लेकिन एक स्तर तक या एक हद तक जीवनी कही जा सकती है। इसलिए यहाँ पर प्रारंभिक काल भक्ति काल से शुरू हुआ है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, जिसमें उदाहरण मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े तो यह जीवनी धार्मिक श्रद्धा, लोक कथाओं से प्रभावित होती थी। ऐतिहासिक प्रामाणिकता की अपेक्षा यहाँ पर कम होती थी, क्योंकि युग ही वैसा था, जैसा युग होगा वैसा ही तो साहित्य में लिखा जाएगा। दूसरे काल पर आते हैं, आधुनिक काल की शुरुआती दौर की बात करें तो 19वीं से 20वीं शताब्दी सही मायनों में यही वो समय है जहाँ से हिंदी साहित्य में जीवनी विधा का उद्भव हुआ। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, प्रिंटिंग प्रेस और समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव से हिंदी में आधुनिक जीवनी साहित्य की नींव पड़ी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जीवनियों में ऐतिहासिकता, वस्तुनिष्ठता और साहित्यिकता का समावेश हुआ। किस युग में? आधुनिक युग की बात हो रही है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो महात्मा गांधी जी का नाम यहाँ पर आ जाता है, जिनकी जीवनी सबने सुनी होगी, सत्य के प्रयोग, और राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि जैसे लोगों पर, आदि जैसी जो महान हस्तियां रही हैं उन पर आधारित जीवनियां आधुनिक युग में लिखी जाने लगी। और जो मैंने आपको ऊपर कुछ नाम गिनाए हैं, 10 करीब 9-10 नाम मैंने आपको बताए हैं, वो भी जीवनियां आप याद रख सकते हैं, वो सारी आधुनिक युग में ही गिनी जाएंगी। इस काल में अनुवादित जीवनियां भी लोकप्रिय हो गईं, जैसे लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो रही है, आदि पर आधारित रचनाएं। तीसरा पॉइंट बनता है या तीसरा युग आता है स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तरकाल, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य से अब तक का समय। इस काल में जीवनी साहित्य में व्यापकता पाई गई। स्वतंत्रता आंदोलन की बात है तो जाहिर सी बात है, या उत्तरकाल की बात यहाँ पर हो रही है, स्वतंत्र युग की, तो उस कालखंड में भारत में कई स्वतंत्रता सेनानी हुए या फिर कई ऐसे समाज सुधारक थे जो स्वयं उन्होंने देश पर बलिदान दे दिया था, तो उन पर भी जीवनियां यहाँ पर लिखी गई थी। अब कुछ यहाँ पर नाम भी मैंने मेंशन किए हैं, हालांकि रामविलास शर्मा की यहाँ पर आएगा, निराला की साहित्य साधना, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर हरिवंश राय बच्चन की जो जीवनी है या फिर आत्मकथात्मक श्रृंखला में लिखी गई जो इनकी ये रचनाएं हैं, ये इसके 4 भाग हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। यशपाल का सिंहावलोकन, जिसे आत्मकथा की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। आगे बढ़े तो बात करते हैं नवीन प्रवृत्तियों पर, यानी 21वीं शताब्दी का समय, जो कि अभी के दौर की बात हो रही है। तो डिजिटल माध्यम और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लेखन के आगमन से जीवनी साहित्य और भी लोकप्रिय हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं अगर नवीन प्रवृत्तियों की ही बात करूं या नवीन दृष्टिकोण के साथ में ही बात करूं, तो आजकल सिनेमा में बायोपिक्स काफ़ी बन रही हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी आ गई है सिनेमा में बायोपिक्स वाला जो क्षेत्र बनता है उसमें। तो उस स्तर पर भी आप देख सकते हैं, बायोपिक्स भी एक जीवनी के स्तर पर ही रखकर उन्हें तौला जाएगा या देखा जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। समकालीन हस्तियों की जीवनियां भी लेखन और अनुवाद के माध्यम से पाठकों तक पहुंच रही हैं। ग्राफिक नॉवेल, संस्मरणात्मक उपन्यास और ब्लॉग्स या वेब लेखन जीवनी साहित्य का नया रूप बन रहे हैं आज के युग की बात करें तो।
आगे बढ़े निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो जीवनी साहित्य का विकास पहले हमने पढ़ा, जो धार्मिक भावनाओं से आरंभ हुआ, क्योंकि भक्ति काल से शुरुआत हुई थी भक्तमाल से नाभादास जी की। और साथ ही साथ आप चाहें तो उसमें 84 वैष्णवन की वार्ताएं भी शामिल कर सकते हैं। वहां से प्रारंभ होकर आधुनिक यथार्थवाद और सामाजिक चेतना की ओर बढ़ा जीवनी साहित्य। यह न केवल व्यक्ति का जीवन प्रस्तुत करता है, बल्कि एक युग और समाज का भी साक्षी बनता है। हिंदी में जीवनी साहित्य आज एक परिपक्व और बहुपरिवर्तित साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित है। जीवनी साहित्य केवल किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन वृत्त नहीं होता, बल्कि वह साहित्यिक, ऐतिहासिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टियों से अत्यंत मूल्यवान होता है। यह किसी युग की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है और पाठक को जीवन के गहरे अर्थों से परिचित करवाता है। किसके जीवन के गहरे अर्थों से? जिस पर जीवनी लिखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, बहुत ही सामान्य बात है, आप सबको इस बात का तो अंदाजा होगा ही कि जीवनी उसी व्यक्ति पर लिखी जाती है जो साहित्यिक स्तर पर काफी, जिसका उच्च स्थान होता है, या फिर किसी भी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आप देखिए, मतलब कुल मिलाकर वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सुप्रसिद्ध होगा, जिसकी चर्चाएं होंगी, जिसे लोग जानते पहचानते होंगे। उस पर ही अक्सर जीवनियां आपने सुनी होंगी कि लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आम जनमानस या हम लोग जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर ही जीवनियां लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर जीवनी साहित्य के संदर्भ में जितनी चर्चा हो सकती थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर मैंने कर दी है। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए आप, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। बाकी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल से हमेशा आपकी मदद होती रहेगी, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी मदद हो रही है या ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे द्वारा किए गए कार्य आपके लिए कितने सार्थक सिद्ध हो पा रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और लोगों को भी चैनल से जोड़िए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।